नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं भूत प्रेत की कहानियां सुनाता रहता हूं और आज भी एक स्टोरी लेके आया हूं। आज की जो स्टोरी हमें भेजे हैं उनकी आप बीती है। ये जो आप बीती है ना, बहुत ही डरावनी है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कहीं पर अकेले में हो। आप भूत प्रेत को नहीं मानते हैं और अचानक ऐसे कुछ माहौल बन जाती है, ऐसा चीज़ आपके सामने में आने लगता है, आप सोच भी नहीं सकते। तब आप क्या करोगे। जैसे धनंजय वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी इस चक्रव्यूह से मैं बाहर निकल जाऊं, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। ये आप बीती धनंजय जी की है, धनंजय कुमार, जो दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास में 2009 में काम कर रहे थे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं, धनंजय की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय कुमार और मैं दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास में काम करता था। वैसे कोई ज़्यादा वो प्रॉपर्टी डीलर बड़े नहीं थे, लेकिन उनके जो कॉन्टेक्ट थे ना, वो ठीक ठाक थे। अब एक दूसरे से कांटेक्ट बना करके ही काम किया जा सकता है। अब मैं उनका ऑफिस भी संभालता था और बाहर का काम भी देखता था। मेरे पास में उनकी दी हुई एक स्कूटर था, एक मोबाइल फ़ोन था। बस दो चीज़ मेरे पास में थी उनकी। और उनका ऑफिस जब वो नहीं आते तब तक मैं ही देखता था, और उसके बाद जब आ जाते या फिर मुझे काम के लिए बाहर भेजते कि आप उस जगह चले जाओ, उस घर की चाबी आप लेके आओ, ये वहाँ पर देखो ग्राहक खड़े हैं, फटाफट जाओ चाबी दे के आओ, ताला खोल देना, फिर बंद करके आना। मतलब ऐसी ही मेरी ड्यूटी लगी रहती थी। और मैं भी क्या करता, कोई काम अब विशेष मिल नहीं रहा था, तो ये चलो इसमें कोई बड़ी मेहनत के काम नहीं थी, तब मैं इस जगह पर लगा हुआ था। लेकिन जो थे ना डीलर साहब, थोड़ा ऊंचा सुनते थे। यहाँ की उम्र भी अब आधे से अधिक हो चुकी थी, मतलब 50-60 के आसपास हो चुके थे, और उनको चिल्ला के बोलना पड़ता था, और तब उनकी जाके कान में आवाज़ जाती थी। मशीन का प्रयोग नहीं करते थे। मशीन होता तो दूर से इंसान कान वाले मशीन से सुन सकता है, लेकिन उनको शायद लगाने में शर्म लगती थी। अब ऐसा ही था उनका हिसाब किताब। चलिए, मैं अब इधर उधर घुमाता नहीं हूँ। जो बताना था मैं बता दिया अपने बारे में और उस जगह के बारे में, उस डीलर के बारे में। अब मैं उस जगह पर आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर ये डरावनी घटना मेरे साथ में घटी थी। वो रात आज भी मैं याद करता हूँ ना, तो कांप जाता हूँ। मैं तो भूत प्रेत को देखा तक नहीं था, महसूस भी नहीं किया था। हाँ, मैं ज़रूर ऐसी शक्तियों को मानता था, लेकिन जब इंसान देखता नहीं है ना, तो लगता है कि ऐसी शक्तियाँ होती नहीं है। मेरी वो उम्र लगभग 28-29 साल की हो चुकी थी, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ भूत प्रेत को देखा तक नहीं था। तो मुझे भी नहीं लगता था कि शायद भूत प्रेत होते नहीं हैं। चलो, हम इस चीज़ में कभी सोचे भी नहीं। जब मैं एक ऐसे ही काम के लिए जाता हूँ, जब शाम के टाइम मेरे डीलर साहब मुझे फ़ोन करते हैं, मैं जब किसी दूसरे काम में था, कि धनंजय जल्दी से आ जाओ ऑफिस में, और तुम्हें अभी बाहर निकलना है। मैं नौकर आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी काम छोड़ता हूँ उसको फिर मैं आ जाता हूँ। तब हमारे मालिक कहते हैं कि देखो धनंजय, चाबी ले जाओ, ये वाला चाबी ले जाओ। तुम्हें मैं एक बार में एक कोठी दिखाया था, फार्म हाउस, याद है तुमको। हम कार से गए थे, वो हमें समझा रहे थे। मैंने बोला कि कहाँ पर। तब वो कहने लगे कि लास्ट टाइम याद करो, हम कार से गए थे, तुम और हम, रात हो गई थी, तब वहाँ से चले थे हम। मैंने कहा हाँ, वो तो काफ़ी दूर है साहब, वो तो जाने में ही 2 घंटा के आसपास लगेगा, तो कल क्यों नहीं हम जाएं। मैं देख लिया था, याद आ चुका था कि वो जगह तो उनके ऑफिस से काफ़ी दूरी पर थी। मतलब अगर हम उस टाइम चलते तो 2 घंटा 2.5 घंटा से ज़्यादा ही लगता। एक ट्रैफिक भी होती है और थोड़ा रास्ता भी ऐसे था। मतलब वो देहात क्षेत्र में था रोड के किनारे ही, लेकिन बिल्कुल शांत जगह थी वहाँ पर। वो फार्म हाउस किसी का था और काफ़ी दिनों से
उसको बेचने की प्रक्रिया चल रही थी। कई ग्राहक आते थे, देखते थे और फिर वो गायब ही हो जाते थे। और इनकी जिम्मेदारी जो थी बेचने की, हमारे मालिक के ऊपर में दी गई थी। और मालिक को अच्छा कमीशन का लालच भी था कि अगर वो बिक गया तो कमीशन तो अच्छा मिलेगा। और इसलिए इसके पीछे पड़े रहते थे। कोई भी ग्राहक अगर ढूंढता कि हमें एक फार्म हाउस चाहिए तो ज़रूर उस फार्म हाउस को दिखाते थे। और कोई उनसे बात हुआ था, कोई थर्ड पार्टी थी, जो लेने वाला था वो तो कल सुबह में आने वाला था, लेकिन थर्ड पार्टी वहाँ पर गई हुई थी और उस टाइम कोई था नहीं वहाँ पर, चाबी इस ऑफिस में थी। और तब हमारे साहब हमें भेजने लगे कि चले जाओ, वो थर्ड पार्टी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। और मैं उनको बोल दिया हूँ कि आप 9 बजे रात तक इंतज़ार करना और 9 बजे से पहले पहले तुम्हें निकल जाना है। पुरानी स्कूटर थी लेकिन चलती थी, अच्छी चलती थी। इस चीज़ को मुझे दाद देनी पड़ेगी, स्कूटर की कभी बंद नहीं हुई थी, कभी ऐसा तकलीफ भी नहीं हुआ था। बस पेट्रोल भरवा दो और किक मारो, चल दो। बड़ी मज़ेदार सवारी थी और मैं चल देता हूँ, हमारा तो काम ही यही था। अब इसके बाद मैं जब पहुँचता हूँ ना तो रात तो काफ़ी हो चुकी थी, 9 से ऊपर का टाइम हो चुका था। कई बार रास्ते में साहब की घंटी बजी, फ़ोन बजी, मैं बात भी किया, चले जाओ, उनको मैं रोक दिया हूँ, वो तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और वो 2 लोग हैं, कार में हैं, तुम्हारी ही इंतज़ार कर रहे हैं, बस उनको चाबी दे करके तुम लौट जाना। अगर वो कहते हैं तो एक बार खोल करके दिखा भी देना और आते वक्त में चाबी उनको दे देना और लाइटें फाइटें सब बंद कर देना, कोई खुली लाइटें छोड़ना मत। मालिक का ऑर्डर था, डीलर साहब का, मानना ही था। आखिर जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, 9:15 9:30 का टाइम था, तो कोई भी कार खड़ी नहीं थी। वो जगह अंधेरे में डूबी हुई थी। हाँ, उसके फार्म हाउस के गेट पर एक लाइट हमेशा जलती रहती थी जो सरकारी थी, खंभे पर लगी हुई थी। सांझ होते ही वो लाइट जल जाती थी, वही उसी लाइट की रोशनी थी। बाकी फार्म हाउस के गेट पर कोई भी कार नहीं था, ना मुझे कोई अब दिखाई भी दे रहा था। और तब मैं साहब को उल्टा फ़ोन करता हूँ कि साहब मैं तो पहुँच गया हूँ लेकिन वो पार्टी नज़र नहीं आ रही है। तब कहने लगे कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। अब तो मैं उसी जगह पर कहाँ जाना है। आखिरकार 10-15 मिनट जब बीत जाता है, जब फ़ोन साहब का नहीं आता है, तो मैं फिर मिलाने का सोचता हूँ और फिर कहता कि नहीं, थोड़ा रुक ही जाते हैं, क्या पता अभी बात ना हुई हो। आखिरकार आधे घंटे के बाद जब फ़ोन साहब का नहीं आता है, तब मैं मिलाता हूँ। जब फ़ोन मिलाता हूँ तो कुछ देर के बाद साहब फ़ोन उठाते हैं, शायद ड्राइव कर रहे थे, गाड़ी रोक करके बात कर रहे थे। कहने लगे धनंजय, वो जल्दी निकल गए हैं लोग, तुम जब पहुँचे थे ना उससे 5-10 मिनट पहले वो लोग निकल गए, कोई उनका अर्जेंट काम आ गया था। अब उन्होंने बोला कि धनंजय को आप उसी जगह पर रुकवा दीजिए रात में, हम सुबह में पार्टी के साथ में पहुंच जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा, पार्टी भी देख लेगी और पसंद आ गया तो चाबी हमारे पास में रहेगी, नहीं तो फिर चाबी का मेरे पास में कोई रोले नहीं है, चाबी धनंजय लेके जाएगा। जब साहब बात करते हैं ना तो मैं थोड़ा निराश हो जाता हूँ। मैं भूखा प्यासा था, मैं तो भागते भागते अब वहाँ पहुँचा था। मुझे नहीं पता था कि रात मुझे इस फार्म हाउस में गुजारनी पड़ेगी, जो मैं कभी अब इसमें सोना नहीं चाहता था। इतना बड़ा फार्म हाउस था और कोई था भी नहीं, कोई गार्ड वगैरह, कोई चौकीदार रखा ही नहीं था, क्या कोई रहता नहीं था, ये तो मालूम नहीं था। खैर मैं उस जगह पर आकर के बुरी तरह से फंस गया था। तब मैंने सोच लिया कि चलो पहले पेट पूजा का इंतजाम किया जाए। अब वहाँ से मैं मेन हाईवे पर आता हूँ, मेन रोड वहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। तब जाके मुझे एक ढाबा नज़र आता है, ढाबा पर मैं खाना खाता हूँ और फिर मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। अब तो मुझे फार्म हाउस पर रुकना ही पड़ेगा, रात तो मेरी काली होनी है, लेकिन गनीमत थी कि भर पेट भोजन कर लिया था। अब मुझे सिर्फ पानी की ज़रूरत थी। अब पानी तो वहाँ पर था ही, ये तो मैं दिन में 2-3 बार गया था तो मैं ज़रूर देखा था इस चीज़ को, पानी की कमी नहीं थी। मैं गेट आकर खोलता हूँ, गेट भी जाम हो जाता था। अब रोज़ रोज़ गेट खुले तो चलो खुलता रहता है, लोहे का गेट था, शायद जगह पकड़ लेती थी। बड़ी मुश्किल से गेट को अंदर किया
तब मैं स्कूटर लेकर के अंदर दाखिल हुआ। स्कूटर पार्किंग में लगा करके गेट का ताला बंद करता हूँ। इतनी बड़ी कोठी थी, मैं सोचने लगा कि कहाँ सोऊं। गर्मी का टाइम था, गनीमत ये थी। मुझे लगा कि नहीं, मैं किसी कमरे में तो सोने नहीं जाऊंगा कि उसमें गंदगी थी, धूल मिट्टी थी, मैं कहाँ लेटूंगा। मुझे लगा कि छत पर चलते हैं ना, छत बिल्कुल खुली है, थोड़ा सा हल्का सा साफ सफाई करके आराम से मैं सो जाऊंगा। चांदनी चांदनी रात भी है और मज़ा आ जाएगा छत पर, लेकिन नीचे गंदगी की वजह से मैं सो नहीं पाऊंगा। फिर मैं छत पर जाता हूँ। छत का जो दरवाज़ा था वो तो लकड़ी का था, लेकिन बरसात की वजह से वो भी शायद जाम हो चुका था। बड़ी मुश्किल से मैं ताला तो खोल दिया था, लेकिन दरवाज़ा जो था ना छत वाला, वो खुल ही नहीं रहा था, जो जीने का रास्ता ऊपर जाता था। एक पल तो मैं निराश हो गया कि अब मुझसे खुल नहीं पाएगा, ज़्यादा जोर लगाऊंगा तो कहीं दरवाज़ा ही टूट कर ना गिर जाए। तभी मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ, तब दरवाज़ा हल्का सा खुल जाता है, हल्का सा बस। मैं उसी में अपना जैसे तैसे करके फिर छत पर आ गया कि चलो इसे विशेष ज़्यादा नहीं खोलूँगा, क्या पता कहीं टूट के हाथ में आ जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर मैं एक साफ़ सुथरा जगह देखता हूँ। मेरे पास एक गमछा हुआ करता था, मैं उसी का अपना सहारा लेता हूँ, उसे साफ सफाई करके फिर मैं सोने की कोशिश करता हूँ। और मैं थका हुआ था, दिन भर का वैसे भी थका, और यहाँ भी काफ़ी दूरी चल कर के आया था स्कूटर से, तो बदन की जो हड्डियाँ थी ना खड़क गई थी, एकदम थकान हो चुका था। फिर देर नहीं हुआ मुझे नींद आने में। जब मुझे एहसास होता है, एहसास क्या होता है, जो मैं जागता हूँ, अपनी आंखें खोलता हूँ, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। नीचे जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई घुंघरू बांधे हुए, पाजे बांधे हुए, या ऐसे ही कुछ आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वो भी छन 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 आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे कान खड़े हो गए। शुक्र था कि चांदनी रात थी और आसमान में बादल भी नहीं थे। मैं जब आवाज़ सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने गेट बंद नहीं किया है क्या, कहीं मैं मेन गेट बंद करना भूल गया, चोर उचक्के तो नहीं आ गए। ये आवाज़ कैसी आ रही है, जैसे कोई औरत यहाँ पर इधर से उधर घूम रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे लगता है कि मैं गेट बंद करना भूल गया हूँ, और मैं जल्दी से उस दरवाजे को थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा और सरक गया था, मुझे निकलने में परेशानी हो रही थी, और आखिरकार जगह बना के उसमें टाइम भी लग जाता है। जब तक आता हूँ ना, जो देखता हूँ, गार्डन का एरिया था, और वहाँ पर एक औरत एक छोटे से पेड़ था, उसके पास में खड़ी हुई थी। अब उस औरत को देख करके मैं तो ये समझ नहीं पाया कि आखिर ये औरत इसमें दाखिल कैसे हुई। मेरी गलती है, मैंने गेट को बंद नहीं किया। पहले मैं गेट को चेक करना चाहता था, लेकिन ये औरत दिखाई दे दी ना, तो पहले मैं इससे निपटना चाहता था। मैं उसके पास पहुंच जाता हूं, कुछ दूरी रह जाती है, तब मैं चांद की रोशनी में देखता हूं। देखने में तो निहायत खूबसूरत थी, बड़े बड़े बाल थे, और दिखने में भी हाइट अच्छी थी। साफ कपड़े पहने हुए थे, जो चांदनी रात में चमक भी रहे थे, रोशनी से निकल रही थी। अब मैं कहने लगा कि मैडम जी, आप इसमें कैसे आ गई? क्या ये आपका कोई रिश्तेदार लेके आया है? कैसे? मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप आई कैसे, और आपको यहाँ आने का कोई मतलब है क्या? औरत मुझे देखती है, बोलती नहीं है, बस मुझे घूरती है कि मैं कहाँ से आ गया हूँ, मैं हूँ कौन, इस रात में मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। वो जैसे मुझे देख रही थी ना, मुझे यही लग रहा था कि मुझसे उल्टा सवाल पूछने की कोशिश कर रही है कि तुम कौन हो, तुम तो इस जगह पर रहते नहीं हो, तो तुम यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहे हो। मैं अब ऐसे उसको देखता हूँ, वो मेरे को देखती है। तब मैं कहता हूँ, मैडम जी ये देखिए, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ना मेरी है, ये मेरे मालिक के अंडर में है। जिसकी है वो कल आने वाला है, जो लेने वाला है कल आने वाला है। तो आप ये अंदर कैसे आ गई? चल क्या रहा है यहाँ पर? कौन हो आप? कहाँ रहती हो? इस जगह में आपने दाखिल। मैं भी थोड़ा जोश में आ गया था, जब वो कुछ बोलती नहीं ना, तो ऐसा ही मेरे को हो गया था, ना जाने क्यों। मैं ऊंची आवाज़ में बात करने लगा कि आप यहाँ से निकल लो, ये जगह आपकी नहीं है। आपके साथ में और भी कोई लोग हैं क्या? अचानक पूछता हूँ।
तब वो औरत कुछ जवाब तो नहीं देती, लेकिन जिधर कोठी था, जो कोठी का गेट था, उसमें ताला ही बंद था, मैंने खोला नहीं था, मेन गेट बंद ही था। हाँ, अंदर फिर कोठी शुरुआत होती थी। उसी गेट की तरफ भागती है, छन 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 पाजेब बजता जा रहा है। हाँ, एक पल के लिए हैरान हो जाता हूँ कि आखिर ये डर के क्यों भाग रही है, या क्यों भाग रही है। मैं डर के तो नहीं बोल सकता था, लेकिन भागी क्यों ये, क्या मतलब है? क्या इसका कोई साथी वगैरह है क्या? उसको बुलाने गई है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगा एक पल के लिए कि जरूर इसका कोई और भी साथी है, उसको बताने गई है कि देखो ये कौन है, यहाँ का क्या कर रहा है। मैं थोड़ा अब लोकल एरिया था और शहर से भी दूर था, मैं थोड़ा घबरा गया था। अब इतना मैंने सोच लिया था कि मामला ठीक नहीं है। मैंने इस लड़की को छेड़ दिया हूँ, इस औरत को छेड़ दिया हूँ, ना जाने अब इसके साथ में कौन है, अब मेरे साथ में क्या व्यवहार होगा। मैं वही सोच के घबरा रहा था। अगर इसका कोई साथी होगा तो मेरी तो खैर नहीं, वो तो मेरी ऐसी तैसी फिर देगा। मैं झगड़ा लड़ाई में विश्वास नहीं रखता था, और खास करके तो मैं मारपीट के वजह से दूर भागता था। मैं अपने मन में ऐसी बातें सोचने लगा, अरे भागी क्यों, भागी क्यों, कहाँ गई है, ज़रूर उसका साथी होगा। अब मैं भी अब पीछे पीछे चल देता हूँ, लेकिन वो तेज से भागी थी। अब मैं थोड़ा धीमे वहाँ पहुँचता हूँ। अब मैं वहाँ आता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि दरवाज़ा तो बंद है, ताला लगा हुआ, चाबी मेरे पास में है मेन गेट का, कोठी का, खिड़की भी सब बंद है। लड़की एकदम जैसे हवा में गायब हो गई हो, थी ही नहीं वहाँ पर। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि कहीं छिपी तो नहीं है, क्योंकि वो फार्म हाउस थोड़ा सा बड़ा था, और जितना मुझे चांद की रोशनी में नज़र आ रहा था, और वो मैंने देखना शुरू किया। लेकिन जैसे वो आसमान में उड़ चुकी थी या कहीं गायब हो चुकी थी, मुझे नहीं लग रहा था। मैं अब सोचा कि मेन गेट खोलते हैं और स्विच ऑन करते हैं। उसकी एमसीबी अंदर से थी, इतना तो मुझे पता था, और वही मैं करता हूँ। मेन गेट खोल करके एमसीबी ऑन करता हूँ तो बाहर की भी लाइटें रोशन हो जाती है और अंदर भी रोशन हो जाता है। और मैं फिर बाहर भाग के आता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं पर भी वो नज़र नहीं आती है। मुझे लगा कि जरूर कोई चोर रास्ता से निकल गई, जरूर यहाँ पर कोई चोरी करने के इरादे से आए होंगे, उसके साथ में कोई पार्टनर भी होगा। अकेले लड़की औरत इस जगह पहुँच ही नहीं सकती है, और वो भी आधी रात के वक्त। नहीं जी नहीं, उसके साथ में कोई पार्टनर होगा। मुझे लगा कि कहीं ये चोरी चकारी हो जाएगी, तो चाबी ताज मेरे पास में है, मैं यहाँ पर हूँ, कहीं मैं ना फंस जाऊँ। मैं अब सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं उस वक्त अगर उस जगह से निकल जाता ना, तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होता। लेकिन ना, मुझे तो अकल ही नहीं थी उस टाइम में। मैं सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को देखा हूँ, आखिर ये है क्या चीज़। इतनी रात को अब कोई हिम्मत वाली आ सकती है इस कोठी में। मैं वह यही समझ पाया था कि वो अपने पार्टनर के साथ में होगी, और कोई बात नहीं। अगर मैं थोड़ा सा अभी इस नज़रिए से देख लेता कहीं भूत प्रेत है, तो शायद मैं डर भी जाता। अब मैं उसी वक्त उस कोठी से निकल जाता, तब तो मैं बिल्कुल सही सलामत रहता। लेकिन मैं ऐसा सोच ही नहीं पाया। अब फिर मैं सोच लिया कि ऐसा करते हैं, छत पर नहीं, अब तो नीचे ही अब सोया जाएगा। एक कमरे में सो जाऊंगा, साफ सफाई जितना होगा होगा, और अंदर से पूरा मैं बंद कर दूंगा। चोरी चकारी के अब जो भी सामान है ये स्टोर में रखा हुआ है। कुछ पुराने सामान थे, पाइप था, लोहा था, और ऐसा बहुत सारा सामान था, लोहे का मटेरियल था जो कीमती भी था, ऐसा भी बात नहीं है। और बाकी वहाँ तो कोई खास सामान नहीं था। मैं एक कमरे में चला जाता हूँ, हल्का फुल्का साफ सफाई करके। लेकिन अब लाइट भी थी और पंखा भी था। लाइट ऑन करके, पंखा ऑन करके, अब मैं सोने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर के बाद में मुझे नींद भी आ गई। और नींद आने के बाद जब मेरे को कुछ आभास होता है, तब मैं जाग के खड़ा हो जाता हूँ, उठ बैठता हूँ, और जो देखता हूँ ना, मैं दहल जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिस औरत को मैंने बाहर गार्डन से भागते हुए इधर आते हुए देखा था, अब वही एक लकड़ी की अलमारी थी, और उसी के पास में खड़ी हुई अब पल्ला को हिला रही थी। और उसका जो पल्ला था ना, एक अजीब सा आवाज़ कर रहा था, और उसी आवाज़ से
मेरी आंख खुल गई थी। जैसे ही देखता हूं ना, सबसे विचित्र उसकी आंखें थी। उसकी आंखों से एक अलग सी रोशनी निकल रही थी। ये कमरे में कैसे आ गई? इस कमरे में तो मैं अंदर से पूरा बंद कर रखा हूँ, सिटकनी लगा रखा हूँ, खिड़की बंद है, तो मतलब ही नहीं हो सकता कि कैसे आ सकती है। अलमारी मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन ना इसमें मैं ताला बंद, बाहर से बंद था, कोई मतलब ही नहीं था चेक करने का। तो ये कर क्या रही है? मैं उठ कर के खड़ा हो चुका था, और जब उसकी आंखें देखता हूं ना, मुझे लगता है कि ये क्या हो सकती है भाई? इसकी आंखें क्यों चमक रही है? ये पल्ले को क्यों हिला रही है इधर उधर? इसका इरादा क्या है? मैं नजदीक तो नहीं गया, कुछ दूरी पर था। कहने लगा कि तुम उस गार्डन में से भाग करके, तो तुम्हारे पास में कोई रास्ता था? किस जगह पहुंच गई हो? क्या चोर रास्ता तुम जानती हो इस कोठी में दाखिल होने की? वो उसका पहली बार मुस्काना देख रहा था। मुस्कुरा रही थी, डरी नहीं, मुस्कुरा रही थी। आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अभी भी पल्ला हिलाई जा रही थी, जिसमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो आवाज़ उस वक्त में डरावनी ही लग रही थी। पल्ला खुलता था और फिर धीरे से बंद होता था, धीरे से खुलता था। एक विचित्र आवाज़ ये खुलने बंद होने के टाइम में निकलती थी, और आवाज़ उस टाइम में बहुत ही हॉन्टेड लग रही थी। और मैं जब उसकी आंखों का चमक देखता हूँ तो मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ कि ये क्या है। और वो मुस्कुरा रही थी और अचानक बोल पड़ी, ये घर हमारा है, हम इसमें रहते हैं, हम यहाँ का मालिक हैं। तुम कौन हो? तुम कौन ये सवाल पूछने वाले हो? मैं हूँ यहाँ का मालिक। मैं जहाँ रहूँ, जहाँ जाऊँ, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन हो और इस यहाँ पर कर क्या रहे हो? जब वो बोलती है ना, मेरी तो हालत खराब हो जाती है। एक औरत की, एक लड़की की बोली सामान्य सी होती है, उसमें गूंज नहीं होती है। लेकिन ये औरत तो बोल रही थी, सामान्य सी आवाज़ थी, लेकिन आवाज़ रिफ्लेक्ट करके मेरे कानों में पड़ रही थी, जैसे इकोसिस्टम से आवाज़ अब बदल रही हो। मेरे कानों में पड़ती थी ना, तो वो गूंजने लगती थी। कई बार एक ही शब्द मुझे सुनाई देते थे, और मैं जब ये आवाज़ सुनता हूँ और उसका जवाब सुनता हूँ ना, तो मैं हिल गया था अंदर से। मैं सोचने लगा कि बेटा धनंजय, आज तू फंस गया। अब बस एक ही काम है, दरवाज़ा खोल ले और जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल ले। बेटा, ये तो हॉन्टेड जगह है, और ये जो औरत तुम्हें दिखाई दे रही है, यही तो है, यही तो भूतनी है। इसी को तुम पिशाचिनी बोल सकते हो, प्रेतनी बोल सकते हो, चुड़ैल बोल सकते हो, प्रेत आत्मा है, यही तो है। जान बचाना चाहता है तो बेटा भाग यहाँ से। और मैं वही करता हूँ। मैं उसका कोई जवाब नहीं देता हूँ। दरवाजे पर कुंडी खोलता हूँ और सीधा छलांगे मारता हुआ कि जैसे मेरे पीछे वो पकड़ने के लिए आ रही है। लेकिन वो मेरे पीछे भागी नहीं थी। जहाँ थी, अलमारी खुलने बंद होने की आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी। जब तक मैं उस घर से निकल नहीं जाता हूँ, मेन गेट पर पहुँच जाता हूँ और बाहर ही कुंडी लगा देता हूँ। लंबी लंबी सांस लेने लगता हूँ। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये कोठी में जरूर, ये हॉन्टेड कोठी। मैं अपने मन में घबराए हुए, डरे हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए यही सोचता हूँ, बस निकल लो यहाँ से। लेकिन उस घर का ताला बंद करना मैं नहीं भूलता हूँ। ताला बंद करता हूँ। अगले पल दौड़ते हुए मैं मेन गेट की तरफ भाग रहा था कि मैं मेन गेट पर मेरा स्कूटर खड़ा था और वहीं से तो निकलने का रास्ता था। लेकिन वही भी मेन गेट पर पहुंच नहीं पाया था। उसके बीच फूलों की क्यारियां थी और एक छोटा सा उसमें नहर बना हुआ था पौधों को पानी देने के लिए। मैं अब तो इतना डरा हुआ था ना कि मैं देख ही नहीं पाया, और उसमें मेरा पैर पड़ता है और अगले पल मैं ज़मीन पर धड़ाम से। अब इसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर के ऊपर में कोई सवार हो चुका हो। वजन पर वजन डलता जा रहा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस टाइम मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि है कौन, वो औरत है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। अब वजन मेरे पे इतना पड़ा हुआ था कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था। अचानक जैसे किसी ने मुझे हवा में उठा दिया हो।
जैसे किसी दोनों हाथों से जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं हवा में उठा हुआ हूँ, वो भी काफ़ी ऊपर। मैं नीचे देख रहा हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो कोई हाथ दिखाई दे रहा, ना कोई चेहरा दिखाई दे रहा। और अचानक मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे कोई गोल गोल चक्कर खिला रहा है। और फिर एकदम सुनने से मेरी आंखें हो जाती हैं और कुछ नज़र नहीं आता, बस अंधेरे के अलावा। अब मैं बेहोशी के हालात में पहुंच गया था। जब मेरी आंख खुलती है ना, तब मैं अपने आप को एक अंधेरे कमरे में अंधेरी जगह पाता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे नहीं था। ये घटना मेरे साथ में खुले आसमान के नीचे हुई थी। चांद की रोशनी मुझे दिखाई दी थी, आसपास की चीज़ें जो बाहर गई थी दिखाई पड़ी थी। लेकिन जब मेरी आंख खुलती है ना, मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। और मैं इतना खौफ में था। जैसे ही मेरी आंख खुलती है, ऐसा लगता है कि मेरे पीठ में चुभन हो रही है, जैसे कोई बहुत सारे हंटर मेरे पीठ में मारे हों। मेरे पैरों में ऐसी चोट का दर्द मुझे महसूस हो रहा था। हाथों का भी वही हाल था। मतलब अंग अंग जो मेरा था ना, जैसे लग रहा था कितना चोटिल हुआ पड़ा है। दर्द उखड़ रही थी और ये एक वेदना हो रही थी दर्द में। वो जो जलन सी होती है ना, वो भी मुझे महसूस हो रही थी। मैं अपने कपड़े देख रहा हूँ कि कहीं खून वगैरह तो नहीं निकल रहा है, मैं सही सलामत हूँ ना। लेकिन ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं होता है। लेकिन अंधेरा इतना होता है कि मैं अपने आस पास में देख नहीं पाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर, किस जगह में हूँ। इस फार्म हाउस के अंदर हूँ या फिर मैं फार्म हाउस के बाहर हूँ। और वो कौन शक्ति थी भाई जो मुझे हवा में गोल गोल चक्कर खिला रही थी, और जिसके वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। मुझे लगा कि बस वही औरत हो सकती है जो मुझे पूछ रही थी कि इस जगह के मालकिन तो मैं हूँ, तुम कौन हो, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। उस औरत को मैं जैसे ही याद करता हूँ, मैं और डर जाता हूँ। मुझे लगा कि बस वही तो है, उसके अलावा तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। हाँ, मैं इस कोठी के बारे में, फार्म हाउस के बारे में विशेष जानकारी रखता नहीं था। मुझे अगर मालूम होता कि ये हॉन्टेड जगह है, यहाँ पर आत्माओं का कब्जा है, मैं कभी भी नहीं यहाँ पर आता, वो भी रात के टाइम में। मैं कोई पागल थोड़ी था। और अब तो मैं फंसा हुआ था अंधेरे में। मैं टटोलने की कोशिश करता हूँ, तब जाके कुछ दूरी पर मुझे दीवार सी महसूस होती है। तब मैं लगता हूँ कि किसी में बड़े कमरे में हूँ, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। और मैं दीवार के सहारे टटोलते टटोलते आगे बढ़ने लगता हूँ। और जैसे ही मैं किसी से टकराता हूँ, जैसे कोई नर्म शरीर हो, कोई औरत का शरीर हो, ऐसा मुझे एहसास होता है। और अगले पल उस औरत ने अपने हाथ फैला के मुझे जफ्फिया पा लिया था। इतना ही मुझे याद है। एक बदबू सी आई थी, अजीब सी बदबू मेरे नाकों में अब वो चढ़ती गई थी। मेरा मन तो जैसे हुआ था कि मैं वोमिटिंग कर दूंगा, वो इतनी भयानक बदबू थी। और उसके बाद मैं फिर चेतना सुन, यानी मैं बेहोशी के कगार में। जब मेरी आँख खुलती है ना, मुझे लगता है कि मैं तो मर चुका होगा। जो मेरे साथ में हालात उस रात में चल रही थी। और आंखें खोलता हूँ ना, तब मैं देख करके अपने आप को जिंदा पाता हूँ। और वो भी सुबह हो चुकी थी। खिड़की तो बंद थी, लेकिन बाहर से सूरज की रोशनी कमरे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। और वो एक हाल नुमा कमरा था, बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में दिन के टाइम में कई बार मैं आ चुका हूँ, लेकिन रात के टाइम में इस कमरे में कैसे आया, मुझे अब सब कुछ याद आने लगा था। मेरे साथ में हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है। लेकिन अपने आप को मैं देखता हूँ, मेरे जिस्म में कपड़े हैं, कपड़े भी सुरक्षित हैं। हाँ, वो दर्द दर्द के एहसास मुझे हो रहा था, जैसे मुझे बहुत लोगों ने मेरी ठुकाई कर दी हो, पिटाई कर दी हो, मुझे अब चोट पहुँचाया हो। ऐसा दर्द मुझे अपने शरीर में अंग अंग में महसूस हो रहा था। मेरे बाहों का बुरा हाल था, पीठ का वही था, पैरों का हाल ऐसा ही था, जैसे हंटर बसाए गए हो। जलन भी था। मैं कपड़े उतार कर देखता हूँ, लेकिन ऐसा कोई दाग धब्बा मेरे शरीर पर दिखाई नहीं देता है। ये सब क्या था, ये सब क्या था। मैं यही सोचता हूँ, और तब तक मैं मन बना लेता हूँ कि यहाँ से निकल लो, यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब रात में मेरे साथ में ऐसा हो सकता है, तो दिन में भी
ऐसा हो सकता है। अब तो सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है और मैं जिस हालात में होता हूँ ना, उसी हालात में बाहर भागता हूँ। और वाकई जब मैं बाहर आता हूँ ना, मुझे देख करके बड़ा हैरानी होती है कि ताला एकदम नीचे पड़ा हुआ है। चाबी तो मेरे पास में थी। जरूर ये शक्ति के आगे ताला का क्या औकात है। ये ताला खोल दिया है, तभी तो मुझे अंदर लेके आई है। क्योंकि वो प्रेतात्मा थी, उसके लिए तो कोई ताला चाबी महत्व रखता नहीं था। वो तो दीवार के आर पार भी जा सकती, लेकिन मैं मनुष्य था ना। अब मुझे अंदर ले जाने के लिए ताला तो खोलना ही पड़ेगा। हाँ, तभी तो मैं जा सकता था। मैं यही सब समझा था, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि यहाँ रहना एक पल भी सही नहीं है। आज जैसे ही मैं निकल रहा था, गेट पर पहुंचा, स्कूटर स्टार्ट कर रहा था, मेरा बदन कांप रहा था। और उसी टाइम मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। मैं तो फ़ोन की भूल ही गया था। फ़ोन की घंटी बजती है तो मैं और डर जाता हूँ। अचानक जब घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तब मुझे लगता है कि अरे मेरे पास में फ़ोन भी है। मैं फ़ोन निकालता हूँ और देखता हूँ तो मेरे मालिक का फ़ोन था। मैं फ़ोन जल्दी से उठाता नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि फ़ोन में से कोई निकल के मेरे गला नहीं पकड़ ले। ऐसा उस टाइम डर लग रहा था, जबकि सुबह हो चुकी थी। हाँ, तब एक बार फ़ोन कट चुका था और दूसरी बार फिर से बजने लगा। तब जाकर मैं फ़ोन को अब कानों के पास आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। आवाज़ मेरे मालिक की थी। हाँ, कह रहे थे कि धनंजय, वो पार्टी आने वाली है, तुम वहाँ पर इंतज़ार कर लेना। अब बगैर फ़ोन के हुए वहाँ से निकलना मत, जब तक मैं तुम्हें फ़ोन ना कर लूँ या तुम मेरे से बात ना कर लो। हाँ, इसके बाद फ़ोन कट जाता है। मैं अब दोहरे मुसीबत में था, बिल्कुल फंसा हुआ था। लेकिन ये गनीमत थी कि सुबह हो चुकी थी। अब बगल में रोड था। बड़ा रोड तो नहीं कह सकते, गांव खेड़े को जोड़ने वाला रोड था, सिंगल रोड था। और उसमें कुछ लोग आ रहे भी थे, जा रहे भी थे। ये जरा बस मेरे संभलने के लिए काफ़ी था। मैं मेन गेट से बाहर निकल चुका था, स्कूटर भी बाहर निकला था। अब मैं जब आते जाते लोग को देखता हूँ ना, तब मैं थोड़ा डर कम होता है। अब उसके अलावा इंतज़ार ही करना था कि ना जाने कब तक लोग आएंगे। मैं तो एक पल रुकना भी नहीं चाहता था। मैं तो सोच लिया था कि आज के बाद में ये नौकरी छोड़ दूंगा। और मैं सोचा कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरी जो सैलरी है रुक जाएगी, मालिक देगा नहीं। ये काम करके निकलना ही पड़ेगा। कोई ना कोई बहाना करके अपनी सैलरी निकलवा लूँ। इसके बाद ये डीलर वाला काम मैं छोड़ ही दूंगा, कोई और काम कर लूँगा। लेकिन ये काम नहीं, इस काम में बहुत रिस्क है, खतरा है, कुछ भी हो सकता है। जैसे रात में मेरे साथ हुआ। जरूर वो प्रेतात्मा है, वो प्रेतात्मा के अंडर ही घर है। यूँ कहा जाए कि इस जगह की मालकिन वही थी। उसके जो बोल थे मैंने सुने थे, बड़ा भयानक इको साउंड की तरह मेरे कानों में पड़ रहा था। लेकिन अब मैं मजबूर था, इंतज़ार करते रहा। आखिरकार 9 बजता है। फिर मैं अपने मालिक को फ़ोन मिलाता हूँ। उनको फ़ोन पर बताना समझाना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको बताया था ना, ऊंची आवाज़ सुनते थे, फ़ोन पर चिल्लाना पड़ता था, और तब शायद उनको समझ में आता था। और मैं इतना एनर्जी लॉस किया हुआ था डर के मारे। मेरी शक्ति नहीं थी कि मैं इतना चीखूं चिल्लाऊं और इतना तेज़ी से बोलूं। मुझे लगा कि बस फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन किया तो मालिक उठा लिए थे, और वो मेरी शायद आवाज़ नहीं सुनी, उनको तो मालूम था। कहने लगे बस पार्टी 10 मिनट में आ रही है, तुम इंतज़ार करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर फ़ोन कट जाता है। लेकिन 10 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे के बाद वो पार्टी, थर्ड पार्टी, एक नए पार्टी को लेकर आती है। शायद उसी को ये फार्म हाउस खरीदना था। मैं देखता हूँ पार्टी कहती कि खुला हुआ है। मैंने बोला हाँ खुला हुआ है, चलिए मैं आपको अंदर तक ले चलता हूँ। मैं डरा हुआ था, खास करके जो कोठी थी वहाँ पर। मैं जाकर के फिर ताला खोलता हूँ, फिर कहते कि चलो आप आगे, हम पीछे भी चल रहे हैं। मैं उस टाइम डर गया था, अगर वो प्रेतात्मा इसी में है, इतने लोग को देख करके समझ जाएगी ये घर जरूर बिक रहा है, कोई लेने आया, अब आ चुका है, इस घर का मालिक वो होगा, जरूर कुछ ना कुछ दिन के टाइम भी करेगी। लेकिन दिन के टाइम में ऐसा उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल था। सारे जगह देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं, तब जाके उनको लग जाता है कि हाँ ये हमारे घाटे का सौदा है या मुनाफिक सौदा है।
अब तो उनका काम जाने लेने वाले को और देने वाले को। मेरा काम हो चुका था। अब मैं कहा कि बस अब जान छूटेगी, लेकिन जान अभी छूटी नहीं थी। वो जो पार्टी था ना, ये घर को पसंद कर लिया था, लेकिन अपने कुछ रिश्तेदार को बुला रहा था। उनको भी चाह रहा था कि ये घर देख लें, अब इसके बाद में हम फाइनल कर देंगे। मतलब ये फार्म हाउस को पसंद आ गया था। मैं अब फिर से फंस चुका था। मैं यहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ देखा था, लेकिन ये बात ना तो मैं थर्ड पार्टी को बताया, ना और जो लेने वाला था मैं कैसे बता सकता था। अगर मैं बता देता तो एक मिनट नहीं लगता भागने में। अब फिर मेरी नौकरी और मेरी सैलरी सब धरी की धरी रह जाती। उल्टा मेरे पर ना जाने कितना अब इल्ज़ाम लग जाता, तुम्हारे वजह से पार्टी भागी। अब क्या होता वो तो भविष्य की बात थी। मैं अब फंस चुका था। मैं पूछता हूँ साहब कि कब तक आपके रिश्तेदार आ जाएंगे। तब कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, टाइम ज़रूर लगेगा, हो सकता है कि शाम भी हो जाए, आप इंतज़ार करना। आप इसके पास में आपके पास टाइम है, अगर आप चाहो आप जा सकते हो, आसपास में घर है, आप शाम के टाइम में आ जाना। अपनी तरफ से थर्ड पार्टी ने जो भी बात किया और लेने वाले ने बिल्कुल सही किया। अगर आपका घर आसपास है तो आराम से चले जाओ, अपना नहाओ धो खाओ पियो, अपना काम करो और शाम के टाइम में ज़रूर आ जाना। मैं कहता हूँ कि साहब ऐसा है थर्ड पार्टी से कि मैं चाबी आपको दे देता हूँ, चाबी आप संभालो और जैसा भी हो आप बाद में मेरे मालिक को सूचित कर देना। लेकिन वो थर्ड पार्टी कहती है कि नहीं भाई, आपका रहना ज़रूरी है। देखो तुम रहो यहाँ पर, एकदम फैसला पक्का हो चुका है। ये जो पार्टी आई है ना, ये फार्म हाउस लेने के मूड में है। अब मैं तो कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साहब को भी फ़ोन करता हूँ, बात बन रही है, वो भी आ जाएंगे। अब मुझे तो घुमा के रख दिया था। मैं बुरी तरह से फंस गया था। मैं सोचा था कि अब यहाँ से जान छूट गई, लेकिन इतनी आसानी से मेरी जान छूटने वाली नहीं थी। मैं कहाँ जाता, इतना लंबा सफ़र करना और आना जाना। हाँ, वो लोग चले जाते हैं और इसके बाद अपने मालिक से अब वही चीख चीख के आवाज़ में बात करना पड़ता है कि साहब वो लोग शाम के आएंगे और तब तक मैं लौट आता हूँ, आप चाबी लेके चले जाना, वो आपको बुलाए हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि मैं तो आऊँगा, लेकिन तुमको भी रहना है, तुम वहीं पर रहो, खाना पीना जाकर किसी होटल में खा लो और बाकी दोपहरी में तुम आराम करो और शाम को हम भी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब इसके बाद मैं फ़ोन कट चुका था। अब मैं क्या करता। भूख तो मुझे नहीं, डर जरूर लग रहा था उस जगह पर, दिन में भी। उनके जाने के बाद मैं भी सोच लिया कि नहीं, मैं इस जगह पर तो रहूँगा नहीं, दिन के टाइम में भी मैं उसी ढाबे पे चलता हूँ, वहीं टाइम पास करूँगा और बाकी खाना वाना खा करके जब शाम हो जाएगी तब मैं यहाँ पर आऊँगा। लेकिन अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही इंतज़ार करूँगा। ऐसे ही मैं मन बना लेता हूँ। अब पूरा दिन अब उसी रोड के साइड में घूमते फिरते, चाय पीते हुए, कुछ भूख लगता था तो हल्का फुल्का खा भी लेता था, लेकिन डर लगा हुआ था। तब मैं सोचने लगा कि इस बारे में अपने परिवार वालों को बताया जाए, लेकिन दिल्ली में मेरा मेन परिवार तो था नहीं, मैं तो यूपी का था और यूपी में अपने गांव में फ़ोन लगा देता हूँ। मैं अपने पापा को अब पूछना चाहता था कि पापा ऐसे टाइम में करना क्या चाहिए, और जो भी होता है मैं फ़ोन पर अपने पापा को समझा देता हूँ। पापा मेरी सुन के बातें वो भी डर जाते हैं। कहते हैं धनंजय ऐसा कर, उस जगह से तू जितना जल्दी हो निकल ले, पैसे की परवाह मत कर, अगर ज़िंदगी है तो नौकरी बहुत मिलेगी, पैसा और भी मिलेगा, पैसे की लालच मत कर। लेकिन मैं कहने लगा पापा 2 महीने की सैलरी मेरी है, कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। इस बार मेरे मालिक ने कहा था कि सौदा 2-4 होने वाला है, अब मैं तुम्हें 1 महीने का एडवांस भी दे दूँगा, अब फिर तुम अपने गांव भी चले जाना। अब 3 महीने के पैसे मिलने वाले पापा, मैं तो चाह रहा हूँ कि पैसा लेके निकलूँ। हाँ, शाम के टाइम में अकेले नहीं रहूँगा, मैं घर के बाहर हूँ, घर के बाहर में अब फार्म हाउस के बाहर में इंतज़ार करूँगा, और जब वो पार्टी आ जाएगी तब हम इकट्ठे जाएंगे, जो होगा सबके साथ में होगा, मेरे को अकेले तो नहीं होगा। मैं पापा को समझाता हूँ, लेकिन पापा मानते नहीं हैं। कहते हैं धनंजय पैसे की लालच मत कर, तू वहाँ से निकल ले। मैं पापा को समझाता हूँ कि पापा मैं अभी तक सुरक्षित हूँ, हाँ डर मुझे ज़रूर लग रहा है,
लेकिन मैं पैसा लेकर निकलूँगा। अब फिर मैं फ़ोन काट देता हूँ। 2-4 बार उधर से कॉल भी आती है, उठाता भी हूँ, पापा को समझाता हूँ, कभी माँ बताती है, कभी बहन बताती है कि भैया वहाँ से निकल लो। सबको समझा देता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रात में, अब जो मेरे साथ में हुआ, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊँगा, लेकिन अभी तक ज़िंदा हूँ और सही सलामत हूँ। वो औरत जो भी थी मुझ पर जुल्म तो किए हैं, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, यही खुशी की बात है। अब जो होगा देखा जाएगा। अब बिना पैसे लिए मैं तो अब इस शहर से वापस नहीं आऊँगा। वही होता है, इंतज़ार इंतज़ार। मैं वही उसी रोड के साथ में जहाँ ढाबा था, अब मैं घूमता रहता था, कभी इधर कभी उधर, टाइम ही तो पास करना था। कुछ देर किसी पेड़ के बगल में रोड के किनारे बैठ जाता था। भविष्य के बारे में सोचता था कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, क्या मेरे पास में पैसे ज़्यादा नहीं आएंगे। मैं खुद अपना काम करना चाहता था, लेकिन उसके लिए पूंजी की ज़रूरत थी। पूंजी मेरे पास में थी नहीं। अगर मेरे पास में पूंजी होती ना, तो ये नौकरी तो मैं कभी का छोड़ देता। जो मेरे मन में काम था मैं उसी काम को करता। अब थोड़े पैसे जरूर उसमें लगने थे, लेकिन उसमें इनकम अच्छा होना था, और जो मैं जानता था। बस व्यवस्था था पैसे की। हम लोग गरीब परिवार से थे, तो इतना पैसा मेरे लिए इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। रिश्तेदारों से मैंने कई बात किया था कि आपके पैसे हम जल्द से जल्द लौटा देंगे, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए, और तब जाकर के यह नौकरी मुझे करनी पड़ी थी। ऐसे ही भविष्य के बारे में अपना बातें सोचता हुआ, और कब अंधेरा होने लगता है मुझे एहसास हो जाता है कि हाँ, अब तो अंधेरा हो गया। अब मुझे या तो फ़ोन पर पहले बात करनी है, और फिर अपने मालिक को फ़ोन मिला देता हूँ। और तब मालिक कहते हैं कि तुम हो कहाँ पर। वो लोग तो काफ़ी देर से वहाँ पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम फ़ोन मिला रहे हैं। वो मेरे पास में फ़ोन मिला रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे को बस एक ही बार फ़ोन मिलाए थे, और तब मैं उठा लिया हूँ। तुम जाओ धनंजय, जल्दी से पहुँच जाओ, और मैं भी रास्ते में ही हूँ, मैं भी कुछ देर में आ जाऊँगा। अब क्या था, पार्टी आ चुकी थी, मैं अकेले था नहीं। अपना स्कूटर स्टार्ट करता हूँ, लेकिन डर लग रहा था अंधेरा होने के बाद में। मैंने सुना था कि भूत प्रेत जब भी दिखाई देते हैं, लोगों को नज़र आ जाते हैं, वो अंधेरे में ही होता है। दिन के टाइम में वो लोग न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं, लेकिन रात होते ही वो लोग अब लोगों को नज़र आने लगते हैं। मैं चारों तरफ स्कूटर चला तो रहा था, लेकिन नज़रें हर तरफ मेरी घूम रही थी। चांद निकला हुआ था, रोशनी अच्छी थी, और मेरी हेडलाइट की रोशनी भी थोड़ी बहुत साफ सुथरी थी। मैं उस जगह पर पहुंच जाता हूं, और वाकई देखता हूं कि 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं, लंबी वाली। मैं अब डरता नहीं हूं, अपना पार्किंग अब स्कूटर करता हूं, अब फिर जा कर के उनके पास पहुंच जाता हूं। वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो कहने लगा, धनंजय, वो मेरा नाम जान चुका था, कहाँ गए थे, मैं तो काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हारे साहब को कितनी बार फ़ोन मिलाया, लेकिन लग रहा था कि उठा नहीं रहे थे। तब मैं कहता हूँ साहब तो रास्ते में हैं, और जो भी है अब तो मैं तो आ गया हूँ ना, चलिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। हिम्मत में करके गेट खोलता हूँ, और फिर वो चारों तरफ पहले लॉन देखते हैं, उनके रिश्तेदार आ चुके थे, और चारों तरफ लॉन देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, जगह ज़मीन हर चीज़ देखते हैं। लाइटें रोशन कर देता हूँ मैं, वो जगमग हो जाती है पूरी जगह पर। तब आखिरी मौका आता है उस कोठी का। मैंने उस कोठी को देखना था, उन लोगों को। वहाँ का भी गेट मैं खोल देता हूँ, ताला खोल देता हूँ, और फिर अंदर में सब चले जाते हैं। एक एक कमरा देखते हैं, आपस में बात करते हैं। अब मैं तो सोच रहा था कि ये काम जल्दी क्यों नहीं कर लेते, चल के बाहर हम बात कर लेंगे, यहाँ रहना जरूरी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि जल्दी से काम हो जाए अंदर कोठी वाला, क्योंकि अब रात हो चुकी थी। अब मैं सब जान चुका था कि यहाँ पर कौन है, यहाँ पर असली मालिक कौन है। मैं डरा हुआ था, लेकिन उन लोगों को महसूस नहीं होने दे रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ। अगर वो मुझसे सवाल पूछते तो मैं ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं ऐसे ही इंसान था, बचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार आखिरी जब कमरा देख लेते हैं, वही हॉल था जिसके अंदर मैं रात को पड़ा हुआ था, और उसी जगह से मैं सुबह में निकला था। उस जगह पर जैसे ही जाते हैं ना, एक पल के लिए लाइट अब बंद हो जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है, लेकिन अगले पल फिर वो रोशनी आ जाती है। मैं तो बिल्कुल खौफ में भर गया था कि लो, अब सारे के सारे हम लोग फंसे, और लो,
और नया फार्म हाउस खरीदो। ऐसा ही मुझे डर लगा था। लेकिन अगले पल जब लाइट आ जाती है ना, मुझे लगा कि पिछली जगह से कहीं गड़बड़ हुआ होगा, ये लाइट गई होगी बाहर से, ये भूत प्रेत का कोई अब इसमें असर नहीं है। अब फिर उसी जगह पर अब सब बातचीत होने लगा था। अब वो जो एक खिड़की थी ना, जो अंदर से बंद भी थी, लेकिन उसमें गैप था। हवा शायद बाहर नहीं चल रही थी, लेकिन वो खिड़की थरथरा रही थी, जैसे कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा। मेरी नज़रें तो ऐसी चीज़ों पर पड़ी थी कि ना जाने किधर से अब वो आएगी, अचानक हम लोग के सामने खड़ी हो जाएगी। और मैं सबसे ज़्यादा डरने वाला व्यक्ति था। और वो तो मैं उसे आमना सामना भी कर चुका हूँ, देख भी चुका हूँ कि क्या भला है। मैं बहुत भयभीत था। रात का जो सीन मैंने देखा था, जो मेरे साथ में हुआ था, मैं उसको कैसे भूल सकता था। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं था, ये तो जानते तक नहीं थे जो इस कोठी को, इस फार्म हाउस को खरीद रहे थे। और जो थर्ड पार्टी था, जो इन लोगों को बुलाया था, उसको भी मालूम नहीं था। अगर उसको मालूम हो जाता ना, तो रात के टाइम इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक कार की हॉर्न सुनाई पड़ती है। उस हॉर्न को मैं पहचानता था, वो मेरे मालिक का था। मैं भागता हूँ गेट की तरफ पे, और मैं जब जाता हूँ तो मालिक की गाड़ी लग चुकी थी। उतर रहे थे, कार को लॉक कर रहे थे। कहने लगे, तुमसे कुछ बातचीत हुई है? क्या लग रहा है, ये लोग खरीद लेंगे? मैं बोला कि बस सर हिला दिया कि शायद यही होगा। तब वो तेज तेज बढ़ने लगे, कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं ये लोग? मैं कहने लगा कि आगे चलिए, फार्म हाउस की जो कोठी है ना, उसके अंदर ही हैं वो लोग, उनके रिश्तेदार पे आए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये कोठी आज बिक जाएगी। मेरा जो मालिक था बहुत खुश हो गए थे। कहने लगे कि देख, आज तू लक्की आदमी है भाई, आज तेरे वजह से मुझे लग रहा है कि तू यहाँ पर रुका है, इसी वजह से ये घर बिकने जा रहा है। नहीं तो मैं काफ़ी दिनों से चक्कर में था, ये कैसे भी घर बिक जाए। लेकिन एक बार पार्टी आती थी, फिर वो मुड़कर दोबारा इस जगह को नहीं आती थी। ना जाने क्यों क्यों भाग जाती थी, समझ में नहीं आती बात। लेकिन आज लग रहा है कि मामला पट गया। चल अच्छा भाई, तू तो मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुआ। मैं किसके लिए लक्की साबित हुआ था, मैं तो खुद जानता था। मेरे साथ में रात में क्या हुआ था, मैं वो सब भी जानता था। लेकिन मैं बोल नहीं पाया। उस टाइम में अमना साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझसे तेज तेज चलते हुए आखिरकार कोठी में दाखिल हो चुके थे। इसके पीछे मैं भी दाखिल हो चुका था। अब मैं क्या करूं? वो उसी हाल में थे, आपस में बात कर रहे थे, को अपने खुसर फुसर कर रहे थे। जैसे हम दोनों को देखते हैं वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर लेन देन की बातें शुरू हो जाती है। अब उस जगह पर मैं क्या करूं? मैं इधर उधर टहलने लगता हूं। टहलने क्या, मैं बस देखना चाहता था कि आसपास में नहीं है। तभी एक पल के लिए फिर बिजली चली जाती है, पूरा जगह अंधेरे से भर जाता है। और उसी वक्त जैसे किसी ने मेरे बाजू को पकड़ लिया। अब मुझे कोई ऐसा कर रहा कि खींचते हुए अंधेरे के साइड में लेके जा रहा है। मैं चीखना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और अगले पल लाइट आ जाती है। लाइट आते ही मैं जिस जगह पर खड़ा था ना, उस जगह से मैं तो काफ़ी दूरी पर आ चुका था। एक अलग कमरा था, वो शायद स्टोर रूम था। अपने आप को स्टोर रूम में पाता हूँ। बस इतनी सी देरी में लाइट गई, और जैसे कोई शक्ति आकर के मेरा बाजू पकड़ लेती है। फिर वे एकदम मुझे खींचते हुए, घसीटते हुए, जैसे हवा में उठा करके मुझे स्टोर रूम में ले जाके खड़ी करती थी। जब मैं देखता हूँ ना, जब लाइट आती ही आता, वो वही औरत, वही रंग रूप, सब कुछ जैसा मैंने पिछली रात को देखा था, कोई बदलाव नहीं। उसकी आंखों में चमक थी। तब मेरे कान के पास बोलती है, तू इन लोगों को लेके आया है, ये घर को खरीद रहे हैं, सब बातचीत हो रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कांप गया था। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, अपने मालिक को बुलाना चाहता था, उन लोगों को बताना चाहता था कि मैं इस जगह पर हूं। लेकिन मुझे तो सांप सूंघ गया था। उसको देखते ही शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा था। मैं ऐसा हो चुका था कि मेरे चाह करके भी गले से, मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं पा रही थी। ऐसा हो गया था। और उसका लहजा धीरे धीरे करके वो बोल रही थी, वो मुझे ही घुड़क रही थी, मुझे ही चेतावनी दे रही थी कि तू इन सब का कसूरवार है,
तू ही रात में यहाँ पर रुका था, तू ही इन लोगों को ले आया है। तू इस घर में ना तो ये लोग रह पाएंगे ना तू रह पाएगा, और आज ही मैं ये सब किस्सा तमाम कर दूंगी। मैं उसका इरादा भांप चुका था, लेकिन मेरे बस में नहीं था कि मैं अपने मालिक को आवाज़ दूं, चीखूं चिल्लाऊं, वो जो पार्टी थे उनको आवाज़ दूं कि मैं इस जगह पर कैद हो चुका हूं, स्टोर रूम में हूं और मेरी इस पोजीशन में आ चुका हूं। मैं कांप रहा था, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। वो औरत अपना जो पंजा है ना मेरे गले पर डाल दिया था। उसके चेहरे पर मैं लाल सा नजर आ रहा था, जैसे सारा खून उसका जिस्म का पूरे उसके चेहरे पर आ चुका है, उतर चुका है। बड़ा डरावनी लाल रंग से रंगी हुई अब मुझे नजर आ रही थी, और ऊपर से उसके जो आंखों का कलर था वो अलग ही था। और इतनी डरावनी शक्ल मैंने कभी देखी नहीं थी, खास करके किसी औरत की। और वो पल था जो मैं एक एक सांस के लिए तरस रहा था। वो पंजा मेरे गले पर टाइट होता जा रहा था और औरत मेरे कान में सब बोलती जा रही है, इन सब का जिम्मेदार तू है, इन सब का पहले मैं तुझे समझूं और इसके बाद में उन लोगों को मैं समझती हूँ। मुझे लगा कि मैं इस घर से जिंदा वापस नहीं निकल पाऊंगा, और वही होता है। सांस घुटने लगती है, एक एक पल सांस लेने के तरसने लगता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तभी फोन की घंटी बजने लगती है। जैसे ही घंटी बजती है ना, वो जो भी थी मेरा गला छोड़ देती है और एकदम दूर हो जाती है। घंटी बजती है और ऊपर से शोर सुनाई दे रहा है। मेरा नाम कई लोग पुकारते जा रहे थे, जिसमें मेरी मालिक की आवाज़ भी आ रही थी और थर्ड पार्टी का भी आवाज़ सुनाई दे रहा था। धनंजय तुम कहाँ हो, कहाँ हो धनंजय? चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरा मालिक तो मुझे फ़ोन मिला रहा था। शायद उन लोग को अब अंदाज़ा लग चुका था कि मेरी घंटी का जो बजने का अब जो दिशा है यही है, और वो स्टोर रूम के दरवाजे पर आ जाते हैं। दरवाज़ा बंद होता है और तब थर्ड पार्टी का मैं आवाज़ सुनता हूँ। कहता है कि घंटी की आवाज़ इसी में बज रही है, इसी में धनंजय कर क्या रहा है? इसका रंग ढंग मैं सुबह से देख रहा था, बड़ा अजीब लग रहा है, बातचीत में रुखा सुखा है, ये कैसा आपने आदमी रख रखा है? वो थर्ड पार्टी मेरे मालिक को भड़का रहा था। मैं अपने कानों से सब आवाज़ सुन रहा था। और तब मालिक कहता है कि हाँ इसी रूम में है, और वो ठोकर मारता है, और जैसे ही दरवाजे पर ठोकर मारता है दरवाज़ा दोनों पल्ला खुल जाता है, और उसी वक्त मेरे सामने खड़ी हुई वो शक्ति गायब हो जाती है। बिल्कुल उस जगह पर कोई था ही नहीं। मेरे जेब में फ़ोन बज रहा है। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने फ़ोन को बाहर निकाल सकूं, जैसे मैं पत्थर का बन चुका था। मेरे मालिक जब मुझे देखता है इस हालत में, धनंजय तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम कैसे आ गए, जी झोड़ता है। और तब मैं चकरा करके ज़मीन पर गिर जाता हूँ, और फिर मुझे होश नहीं रहता है। जब मुझे होश आता है ना, तो मैं अपने आप को गाड़ी में पाता हूँ। मेरे साथ में मेरे मालिक था। अब मेरे मालिक मुझसे अब जोर जोर से आवाज़ की बात कर रहा था। गाड़ी चल रही थी। धनंजय तुम होश में आ गए क्या? धनंजय तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? बस हम हॉस्पिटल में लेके चल रहे हैं, तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। कई बार मैं आँख खोलने की कोशिश किया, लेकिन हर बार मुझे सफलता नहीं मिली। मालिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे मैं आँख खोलने की बोलने की कोशिश करता था, ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला आज या मुंह को दबा देता है। आखिरकार मैं फिर बेहोशी में आ चुका था। जब मेरी बेहोशी टूटती है तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, नर्स खड़ी है और मेरे बाजू में पानी चढ़ रहा है। मुझे होश आ जाता है। सामने मेरे मालिक खड़े होते हैं और उनके चेहरे पर अब एक मुस्कान दौड़ जाती है। थैंक गॉड लड़का होश में आ चुका है। डॉक्टर जब मुझे होश में देखते हैं तब मुझसे पूछते हैं, अरे तुम्हें कोई दौरा वौरा तो नहीं पड़ता है ना? मैं सर हिला देता हूँ। मैं उस टाइम कुछ बताना चाहता था, लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति मुझे रोक रही थी कि नहीं। डॉक्टर मुझसे पूछते हैं कि कोई दौरा वगैरह तो नहीं पड़ता तुम्हें? मैं सर हिला देता हूँ। तब मेरे मालिक से पूछते हैं, मालिक भी मना कर देते हैं कि नहीं जी, मेरी नज़र में आज तक ऐसा धनंजय के साथ में नहीं हुआ। तब डॉक्टर कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, सब बिल्कुल सही है, बीपी भी सही है, नब्ज भी सही चल रही है, और ऐसा मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप इसको ले के जा सकते हो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। शायद ये लड़का डर गया है, ऐसा कोई चीज़ देख लिया है, ऐसे इसकी डर अब अंदर तक बढ़ गई। इसी बेसुई का कारण यही है, और कोई कारण नहीं है। अब
साहब पैसे बिल चुकाते हैं और फिर वहाँ तो कुछ नहीं पूछते हैं। जब हम गाड़ी में आ जाते हैं और तब सुबह मैं देखता हूँ कि सुबह हो चुकी है। सुबह का सूरज मुझे दिखाई देता है। मैं देखता हूँ साहब गाड़ी चला रहे हैं और मैं उनके बगल में बैठा हूँ। कभी मेरी तरफ देखते हैं। आखिरकार एक चाय वाले की दुकान पर रोड के किनारे रोक देते हैं। हम दोनों उतरते नहीं हैं। साहब जाते हैं, चाय लेके आते हैं, मुझे भी पकड़ाते हैं और खुद भी पीते हैं और कहते हैं, धनंजय सच बताना, तुमने उस कोठी में क्या देखा था और तुम अचानक उस स्टोर रूम में कैसे चले गए थे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? मैं कुछ अंदाजा तो लगा चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम अपने मुंह से सब कुछ सच्चाई बताओ। यहाँ कोई नहीं है हम दोनों के अलावा। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगा। टप टप चाय के प्याले में गिर रहा था और तब साहब कहते हैं, चाय रख दो, आंसू पोंछ लो, और खुद भी पोंछने लगते हैं। रो मत, मैं जो होगा मैं देख लूँगा, बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं करना चाहता। तुमने क्या देखा था उस वक्त में जब लाइट गई हुई थी? फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। जो पिछली रात की कहानी थी वो भी बताता हूँ, और जब वो लोग आए थे और जब लाइट गई थी मैं अपने आप को स्टोर रूम में पाता हूँ, वो भी कहानी बता देता हूँ। कहानी सुनने के बाद मेरे जो मालिक थे ना, उनका चेहरा मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, वो भी डरे हुए थे और कहने लगे कि देखो धनंजय, मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे कान में ये खबर थी इस जगह हॉन्टेड है, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं था। अब मैं सोचा कि ये सब अफवाह होगी। अगर मुझे सच्चाई के मालूम होता ना, तो मैं तुम्हें रात में यहाँ पर कभी रुकने के लिए नहीं भेजता। यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये मेहनती लड़के हो, अब मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? नहीं धनंजय, अपने मन में कोई कसक मत छोड़ना कि मैं तुम्हें जानबूझकर कि इस जगह रात में रुकने के लिए बोला है। मैं उड़ती उड़ती खबर जरूर सुना था। खैर छोड़ो, अब ये घर बिक चुका है, ये कोठी अब बिक चुकी है। हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है। जिसकी टेंशन वो जाने, हमारा कोई रोल नहीं है। और सुनो, इसमें जो मुझे कमीशन मिलेगा, अब मैं तुम्हारा सब कुछ पिछली क्लियर कर दूंगा और तुम्हें अलग से भी कमीशन दूंगा। इतना सब कहते हुए अब मैं देख रहा था कि वो भी डरे हुए थे। मैं सोच लिया था बस जैसे ही पैसा मुझे देते हैं अब फिर मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं। अब वही होता है, हम चाय पीते हैं अब फिर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ, इस काम में मुझे 10-15 दिन जरूर लगा था। मैं अकेले सोता नहीं था। मैं कहूँ ना कि मेरे साथ में लड़के होते थे और कभी कभी बुरा सपना भी नजर आता था। जब मैं अपने आप को उसी कोठी में पाता था, उसी फार्म हाउस में, और ऐसा लगता था कि औरत जैसे मुझे ललकार रही हो, तुमने ये घर को बिकवाया है, तुम ही असली जड़ हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, इसके बाद सबको देखूंगी। लेकिन वो सपना ही होता था कि ना जाने क्या होता था। मैं डर जाता था, उठता बैठता। और लड़के कहते, धनंजय तुम्हें हो क्या गया है? आजकल तुम इतने खौफ में रहते हो, डरे हुए होते हो, बात क्या है? मैं उनको क्या बताऊं, मैंने क्या उस रात में महसूस किया है, दूसरी रात को मैंने क्या देखा है, मेरे साथ में क्या हुआ। ये लोग थोड़ी विश्वास करते हैं, ये तो मेरी मजाक उड़ाते हैं। आखिरकार जब मुझे पैसा मिल जाता है तब मैं अपने मालिक से कहता हूँ कि मालिक मैं तो जा रहा हूँ गाँव, आपको पता ही है। तब कहता कि हाँ, जितना दिन तुम्हें रहना है धनंजय, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि अब लौटना चाहिए तो तुम मेरे पास ही आना। ये नौकरी तुम्हारे हमेशा मेरे लिए अब एक तरह से सुरक्षित है। जब तुम्हारी इच्छा हो चलने से पहले एक बार मुझे फ़ोन कर देना कि धनंजय कि मैं आ रहा हूँ साहब। बस इतना ही काफ़ी है। वो साहब ने मेरी मदद भी किया था। अब वो मुझे सारा पिछला पैसा दिए और कमीशन भी कुछ मुझे दिया। मतलब ले दे के इतना पैसा मुझे मिल चुका था। जिस काम को मैं खोलना चाहता था अब मैं आराम से खोल सकता था, वो भी अपने गांव में। मुझे दोबारा लौटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन वो घटना आज भी भूलता नहीं हूँ, जो उस रात को और दूसरी रात को मेरे साथ में घटी थी। उस औरत का वो खूंखार चेहरा, वो मुझे ही दोषी मान रही थी। उसे लग रहा था कि मैं ही उस घर का मालिक हूँ, अब मैं घर किसी को बेच रहा हूँ। ऐसा उसने मुझे समझ लिया था उस रात को। तो दोस्तों, ये थी धनंजय की भेजी हुई अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी जगह पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।